एक और ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार रहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ बल्कि धीरज सेठ साहब यानी कि जनरल धीरज सेठ ने बोला। और जनरल धीरज सेठ ने ये भी बोला कि ये जो नया वो होगा ऑपरेशन सिंदूर, वो स्नो लेपर्ड नाम से हो सकता है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2, देखिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड मतलब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मतलब क्या है, ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बोली एक लेटर लिख के ट्रूप्स को, और ट्रूप्स को बोला कि हाइट एंड रेडीनेस पे रहिए, काउंटर टेरर चैलेंजेस आएंगे और हमने लेसन सीखे हैं 2025 से, पाकिस्तान बैक्ड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2020 में लद्दाख ऑपरेशंस जो हैं हमारी डॉक्ट्रिन में हैं। साथ में खबर ये भी आई कि जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप जो है उसको भी इस बात का पता लग चुका कि इंडिया की तरफ से कुछ हरकत हो सकती है। तो उन्होंने अपने बड़े आतंकियों को इंडिया के बॉर्डर के पास जहां पे भी कहीं पे कैंप है आर्मी का, कैंटोनमेंट है, या तो कैंटोनमेंट के अंदर या कैंटोनमेंट के बाहर स्टेबलाइज करें, जिसे बोलते हैं वहां सेफ हाउसेस में डाला है। एक खबर और है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर संभल नहीं रहा है, वहां पर जिसे बोलते हैं दंगा फसाद अब बढ़ता जा रहा है, अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। उस पर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ऊपर अगर आप देख सकते हैं मोस्ट इमीडिएट एंड सीक्रेट लिखा है, आजाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट, ये वो रिक्विजिशन किया है एडिशनल कंटिजेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टेबलरी एंड पाकिस्तान रेंजर्स। क्यों? क्योंकि नहीं संभल रहा। इसी में लिखा कि मार्टरडम ऑफ 4 पर्सनल्स एम्ब्रेसिंग मार्टरडम, 174 others sustained various injuries। तो ये है, इन्होंने मांगा क्या है, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के 4000 लोग और 7 एक्स विंग्स पाक रेंजर के। ये पूरी डिमांड के बाद हम देख रहे हैं कि जनरल सेठ ने जो बोला है बहुत बड़ी चीज बोली है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शांतनु सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये सिचुएशन क्या है? देखिए ये सिचुएशन क्या है? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी बोला, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी बोला, कहीं जनरल साहब कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि कोई भी जनरल हिंदुस्तान के आर्मी का होगा वो जेएनके को लेके बहुत सेंसिटिव रहेगा। नॉट ओनली जेएनके, पूरा हिंदुस्तान की जो सॉवरेनिटी है, बॉर्डर की इंटीग्रिटी है, उसको उसे मेंटेन करना होता है और उसके लिए उसे अपने ट्रूप्स को सेंसिटाइज करना होगा। और ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान में पूरी तरीके से उथल पुथल है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मिलिट्री के जो रोल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और साथ में जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा वहां ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से वो अपने ठिकाने बदल रहे हैं और जिस तरीके से एक थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम नहीं लगाया। वो अभी भी उनको मदद करता है, ट्रेन करता है और मौके की फिराक में रहता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ इसको ऑपरेट करे। इसी को हमारे जो जनरल है, जनरल धीरज सेठ ने प्रीएम्प्ट किया है और साथ में बोला कि ट्रूप्स को जब वो फॉरवर्ड एरिया विजिट करते हैं, ट्रूप्स को सेंसिटाइज करते हैं, कहते हैं तैयार रहिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अगर आपने कोई नापाक इरादे फिर से वैसे किए जैसा कि आपने पहलगाम में किया था, तो इस बार भी आपको वही चीज फेस करनी पड़ेगी जो ऑपरेशन सिंदूर में किया था। तो इस बार और सीवियरिटी होगी। और साथ में जब वो लेपर्ड स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, तो स्नो लेपर्ड आपको मानना होगा एक बड़ा ही फुर्तीला जानवर होता है जिस स्विफ्टनेस के साथ वो ऑपरेट करता है। तो इस बार पाकिस्तान तैयार रहे हिंदुस्तान की आर्मी के स्विफ्टनेस को देखने के लिए। और जो पीओके में आपके यहाँ अनरेस्ट चल रहा है, वो अब अनरेस्ट नहीं रहेगा, वो बल्कि हिंदुस्तान में मिलेगा। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। इस तरीके देखिए, जब जनरल स्टेटमेंट देते हैं, जब वो फॉरवर्ड एरिया विजिट करते हैं, तो मकसद एक होता है कि एक मैसेज दिया जाए अक्रॉस कि वो अपने तमाम इस तरीके की निफेरियस एक्टिविटी से बचें और एक कड़ा संदेश देते हैं कि जिसमें एक भय रहे। और वो किसी भी ऑप्शन, अगर टेररिस्ट ऑप्शन को अडॉप्ट करता है जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, ये तमाम इनका एक बड़ा गठजोड़ है, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक बड़े कैलेंडराइज्ड तरीके से ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं। तो एक क्लियर कट मैसेज देने की जरूरत थी, जो कि धीरज सेठ ने किया है। और मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान ने ये हिमाकत की तो इसके अंजाम बुरे होंगे और पाकिस्तान अपने एक हिस्से से हाथ धो बटेगा और पीओके हिंदुस्तान में मिल जाएगा। राइट। सर एक चीज और,
कि एक ऐसे टाइम पे ये धमकियां आ रही हैं या ऐसे टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है जिस समय एक अनरेस्ट चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वैसे तो अभी-अभी आए हैं जनरल साहब, तो अभी-अभी बोलना लाज़मी बनता भी है, बट स्टिल इससे पहले वाले जनरल साहब जो थे, आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी। क्या पीओ के पर नज़र है इंडिया की या इंडियन आर्मी की? देखिए, जब हिंदुस्तान की आर्मी ऑपरेट करती है तो हमारी तो पूरी पाकिस्तान के ऊपर नजर है, लेकिन स्पेशली जब आप पीओके की बात करते हैं तो वो हमारा अभिन्न अंग है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो वो हिंदुस्तान का पार्ट था। आपने उसको गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ। ऑक्युपाइड पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हमारे लोग हैं, हमारी जमीन है, उसको हिंदुस्तान में मिलना है। ये हमारा स्टैंड यूएन में रहा है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंड यही है। लिहाजा हर बार हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि ये जमीन हमारी है, आप यहाँ से हटिए, लेकिन वो बाज नहीं आता है इन सारी चीजों से। तो एक मैसेज देना बहुत जरूरी था और हम अपनी टेरिटरी का क्लेम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के टुकड़े कर आज की डेट में नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हमारा इलाका है, हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह ने साइन किया था, लिहाजा हिंदुस्तान में वो मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है, कोई वहां पे अत्याचार करता है या अनरेस्ट इस लेवल का बढ़ जाता है कि उसको हिंदुस्तान में मिलाना एक कंपल्शन हो जाए हिंदुस्तान के लिए, तो उस एक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कुछ समय पहले बोला था, पाकिस्तान के पीओके को हमें कैप्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही हिंदुस्तान में आके मिलेगा। पाकिस्तान उसको हैंडल ठीक से नहीं कर रहा है। जब आप वहां डेली चीजों की जो रिक्वायरमेंट वो मुहैया नहीं करा रहे हैं, आप वहां इन्फ्लेशन बढ़ाओ, वो उनकी डिमांड क्या है, बेसिक एम्यूनिटीज वो मांग रहे हैं, और इसके लिए जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनके ऊपर आप फायरिंग करते हैं। और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा आपने लेटर दिखा है, 7 एडिशनल विंग्स मांगता है बॉर्डर रेंजर्स की और तमाम तरीके के पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। ये फोर्सेस करेंगे क्या? क्या लोगों को रोटी देंगे, रोजगार देंगे, या वहां की रोजमर्रा की चीजों मुहैया कराएंगे? मकसद एक है कि उनको दमन करना है, और इसी दमन के अगेंस्ट लोग वहां खड़े हुए हैं। और वो कंपैरिजन करते हैं रोहित जी आज की डेट में कि हिंदुस्तान का जेएनके और पाकिस्तान का पीओके, दोनों में कितना डिफरेंस है, एक कहां निकल गया, एक कितना पीछे रह गया। तो उनको लगता है कि हम हिंदुस्तान के आएंगे तो शायद उनकी भी तरक्की होगी, उनके में भी खुशहाली आएगी। इस प्रेमाइसिस पे काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरा मानना है कि अगर हम इसी तरीके से अपने यहाँ जेएनके का डेवलप करते रहे तो स्वतः ही पीओके हिंदुस्तान में आके मिलेगा। इसके लिए हमें मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक पॉलिटिकल हमें प्रेशर जनरेट करके रखना पड़ेगा जिससे कि वो स्वतः ही हिंदुस्तान में मिल सके। सर, इस खबर का एक एंगल और है, वो ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, या बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आतंकवादी हैं, वो मतलब लोग अलग हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, या बोले तो पूरे पाकिस्तान में ही सिचुएशन अब ये है। आतंकवादी जो हैं वो कैंटोनमेंट्स के आसपास आके रहना शुरू हो गए हैं कि हमें बचा लिया जाएगा, हम बच जाएंगे। ये माइंडसेट क्या है? क्या कैंटोनमेंट से हमला नहीं होगा अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करें, पार्ट 2 करेंगे तो? और अगर कैंटोनमेंट्स पे हमला हो रहा है तो ये कैसे बच जाएंगे? देखिए रोहित जी, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो हमने पहले टेररिस्ट कैंप को स्ट्राइक किया था, और यही स्टैंड इंडिया का आज भी है। अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट का एक्ट करता है हिंदुस्तान के सरजमी पे, तो हिंदुस्तान सबसे पहले उनके टेररिस्ट कैंप को गिराएगा, फर्स्ट स्ट्राइक उनको झेलना पड़ेगा। और जब फर्स्ट स्ट्राइक होता है तो उसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि वो सरप्राइज अटैक होता है। आपको पता नहीं होगा किस इलाके पे, कौन से ट्रेनिंग सेंटर पे, कौन से इंस्टीट्यूशन पे आपके हमला होने जा रहा है, तो वहां सबसे ज्यादा डैमेज होता है। और जब आप मिलिट्री स्टेशन पे आप हमला करते हैं तो वो एक तरीके का डिक्लेयर्ड वॉर हो जाता है। दो आर्मी एक दूसरे के मिलिट्री स्टेशन या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती है तो वो एक डिफरेंट तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसमें दो सेनाएं, प्रोफेशनल आर्मी आमने सामने होती है। इसी का फायदा वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उठाना चाहते हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और तमाम ऐसे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आईएसआई के पाले हुए हैं, ट्रेन किए हुए हैं। तो अगर वो कैंटोनमेंट में आके बैठ जाते हैं या बॉर्डर एरिया के नजदीक जो उनके बॉर्डर एक्शन टीम है उनके साथ घुल मिल के रहते हैं, तो एक तो उनको लॉन्च करने में आसान होगा, तमाम तरीके की जो लॉजिस्टिक रिक्वायर्ड होती है हिंटरलैंड से अक्रॉस द बॉर्डर जाने के लिए उसमें कटावत होगी, प्लस उनको एक सेफ हेवन मिल जाता है जहां की एक्सरसाइज के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे ये तमाम टेररिस्ट ट्रेन किए जा सकते हैं और एक डिस्गाइज तरीके से इनको हिंदुस्तान के बरखिलाफ
लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जब टेररिस्ट कैंप हुआ, पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएट किया उसके बाद, तो उसके बाद हमने उनके एयर बेसेस, उनके मिलिट्री टारगेट को भी इंगेज किया। तो ऐसी हालत ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पहले हम टेररिस्ट कैंप उड़ाएं, फिर आपकी आर्मी को उड़ाएं और फिर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं और पीओके हिंदुस्तान में मिल जाए। तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। हिंदुस्तान की आर्मी देखिए हर एक कंटीजेंसी के लिए तैयार रहती है। हमारे पास कई सारे प्लान हैं, प्लान ए बी सी ऐसे 10-12 प्लान है, जिसको हम थोड़े चेंजेस के साथ हम रिहर्स करते हैं, प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करने में माहिर है। इसीलिए देखिए आज की डेट में धीरज सेठ फॉरवर्ड रूट से भी मिले। उनका मकसद ये था कि जो आर्मी हेडक्वार्टर के ऑस्टब्रान में जो प्लान हो रहा है, क्या हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स तक उस तरीके की मंशा या उस तरीके के प्लान एग्जिस्ट है, या जो फॉरवर्ड ट्रूप्स आगे एक्शन करने वाले हैं, क्या उसकी सूचना और हमारा हेडक्वार्टर जो ऑपरेशन ब्रांच है उसके दोनों सिंक्रोनाइज हैं कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है। जो हम हायर हेडक्वार्टर में सोचते हैं, क्या वो लोअर हेडक्वार्टर उसको एग्जीक्यूट करता है, या लोअर हेडक्वार्टर जिस तरीके के ऑपरेशन प्लान कर रहा है, क्या हायर हेडक्वार्टर उसको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट या उसके पक्ष में है, या कुछ उसमें मिसमैच है। इन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये दिखाता है हमारा प्रोफेशनलिज्म, और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी में लैक करता है, क्योंकि वो प्लानिंग तो करते हैं, एग्जीक्यूशन में उनके सेना भाग जाती है। इसके कई उदाहरण आपने देखोगे रोहित जी। राइट सर, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में जबरदस्त फर्क है दोनों आर्मीज में। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक अलग गेम खेलती है। वो खुद नहीं लड़ती है, वो प्रॉक्सी से लड़ाई करवाती है। इंडियन आर्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ही जाती है। बहुत सारे एंगल्स हैं। ये जो टेररिस्ट हैं, इनको पता लग रहा था कि मुरीद के कैसे निकल के इंडियन बॉर्डर के आसपास कहीं पे आ गए हैं इनके कैंप्स, अब जो हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि वो उधर पहले ही हमला हो चुका था। कैंप्स भी चेंज किए, अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं। कहीं तो अंदेशा है ना इन सबको कि इंडिया मारेगा पक्का। ये बात तो सही है सर। हाँ बिल्कुल, ये जिस तरीके से उनके टेररिस्ट हैं, जिस तरीके से वो फॉरवर्ड इलाके में आए, जिस तरीके से वो जगह बदल रहे हैं। लेकिन आज की डेट में देखिए जो सर्विलेंस का सिस्टम है बड़ा एडवांस सिस्टम है। आपके सिग्नेचर को आसानी से पिक किया जा सकता है। आपकी जो लोकेशन में जब एडिशनल बिल्टअप होता है तो वो अलग तरीके के सिग्नेचर देते हैं। आपकी एक्टिविटी जो कि बॉर्डर में लगातार सर्विलेंस होता है, तमाम तरीके के सेंसर हैं, डिवाइसेस है, सैटेलाइट है, एयर फोटोज हैं, हमारे तमाम तरीके के डीप इनसाइड लुकिंग हमारे सेंसर हैं, रडार हैं, उनसे आपकी हमें इंफॉर्मेशन रहती है। और सबसे बड़ी चीज है सिग्नल इंटेलिजेंस। आप कहीं तो बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, आपको आपकी डेट में आप जहां भी आपने डिजिटल सिग्नेचर छोड़ा वहीं आप पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी पे हिंदुस्तान की आर्मी काम करती है, तो लिहाजा उनके इंटेंशन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और आप लाख जगह बदल लें। लेकिन जब आर्मी ऑपरेट करती है तो एक सिरे से चीजों को लेवल करते हुए आगे बढ़ती है। उसके लिए छोटे बड़े टेररिस्ट का हिसाब नहीं होता कि इसको पहले इसको बाद में, जो सामने आया वो नेस्तनाबूद हुआ। तो इस तरीके के जब हम ऑपरेशन करते हैं तो एक तरीके से कंप्लीट सफाया होता है। तो पाकिस्तान अगर इस तरीके का मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है तो इस बार उसे बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है, इसकी गारंटी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम टेररिज्म को भी के अगेंस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी हमें पता है, कैसे हम कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते हैं, कैसे हम हाइब्रिड वॉर कर सकते हैं, किस तरीके से हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पार्टिसिपेट, इन सारों चीजों में महारत, और हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यही हमारी प्रोफेशनलिज्म का पहचान है। राइट सर, अभी एक पाकिस्तानी थिंक टैंक ने यह भी बोला था कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक प्रॉब्लम बन रहा है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ इंडिया जो है वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिसका तोड़ हमारे पास नहीं है। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी एक खतरा बन रहा है। एंड देन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि तैयारी करो बैटल की, या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की। एक लंबी बैटल क्या इंडिया लड़ सकता है सर? प्रिपेयर्डनेस है? देखिए, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक ऐसा फाइटिंग मशीनरी है जिसके पास कंप्लीट एलिमेंट है। फायर पावर से लेके ट्रूप से लेके कन्वेंशनल वॉर लड़ना है, आपको हाइब्रिड वॉर लड़ना है, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। आपको अगर 200 किलोमीटर तक अंदर जाके अपने डेप्थ ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना है तो वो तमाम तरीके से उसमें साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन है, स्पीड है, फायर पावर है, डिस्ट्रक्शन है, सारा कुछ है, और साथ में आपका एयर का जो इंटरडिक्शन होता है वो शामिल है। तो एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, उसमें आपको लुक बैक करनी, इसकी काट
बॉर्डर एक्शन टीम है, जो उनके ब्रिगेड है, डिवीजन है, वो कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। जिस फेरोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ, जिस मोमेंटम के साथ ये आएगा और जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा, पहले तो पूरे टारगेट बैटलफील्ड को आइसोलेट करके डिस्ट्रक्शन होगा तमाम तरीके के ड्रोन से, मिसाइल से, रॉकेट से, और उसके बाद जब हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आप पूरे इलाके से हाथ धो बैठेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा ही एडवांस बैटल ग्रुप बना है, जो कि एक एरिया स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक है कि इस एरिया तक, इतने डेप्थ तक जाके इन इलाकों के कब्जा करेगा, और साथ में रास्ते में जितने भी छोटे बड़े टारगेट आएंगे सारे डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, कैप्चर किए जाएंगे, और पाकिस्तान को अल्टीमेटली रियल एस्टेट जो जमीनी है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि बार्गेनिंग टेबल पे या देश की शर्मिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज है। सही सर। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंडियन आर्मी है वो प्रिपेयर्ड हमेशा रखती है, नो डाउट। पाकिस्तान से बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान से बड़ी नेवी है, लेकिन एयरफोर्स में हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स तकरीबन बराबर हैं इस समय। हमें और वो चाहिए, एयरफोर्स के प्लेन्स और स्क्वाड्रन चाहिए। ये दिक्कत तो नहीं बन पाएगी? देखिए, जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, जब हम इंटीग्रेटेड कमांड की बात करते हैं तो एयरफोर्स ने बोला कि जब तक हमारे पूरे स्क्वाड्रन पूरे नहीं हो जाते तक हम एक सेंट्रल फोर्स की तरह ऑपरेट करेंगे। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट एयरफोर्स है, हमारे एडिक्वेट स्क्वाड्रन है, वो लॉन्च किए जाएंगे। जब हमारे टू फ्रंट की वॉर की बात होती है तब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि चाइना को कैसे हैंडल करना है, कौन से स्क्वाड्रन ईस्टर्न फ्रंट को देखेंगे, कौन से स्क्वाड्रन वेस्टर्न फ्रंट को देखेंगे। जब हमें एक सिंगल पाकिस्तान के एनिमी को हैंडल करना है तो उसके लिए हमारी जो स्टैंड ऑफ वेपन है, जो हमारे जो पायलट की ट्रेनिंग है, जो हमारा जो एयर वर्दीनेस है तमाम स्क्वाड्रन का, चाहे वो जागुआर हो, चाहे वो आज की डेट में हमारे जो फ्रांस से हमने एयरक्राफ्ट लिए, वो सारे के सारे कैपेबल हैं। आगे राफेल हो और सू 30 है, ये सारे के सारे डिलीवर करने के लिए तैयार। और साथ में हमने अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट किया हुआ है एवाक्स के रूप में, एयर डिफेंस के रूप में, मिसाइल एंड रॉकेट रूप में। तो अगर आप पूरे इंटीग्रेशन की बात करते हैं जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है, तो पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। एक पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमारे बराबर है, ऐसा ग्राउंड पे नहीं है। जब आप बैटलफील्ड में आएंगे तब आपको इसके रिजल्ट देखेंगे। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, वही एयरफोर्स स्क्वाड्रन थे, उसी ने आपका कितना डैमेज किया। सारे के सारे एयरफील्ड आपके कमांड कंट्रोल सिस्टम, एयर वार्निंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। आपने जो कुछ भी लॉन्च किया वो सारे के सारे मिसाइल को हवा में ही हिंदुस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हिंदुस्तान की एयरफोर्स के बराबर है, या हिंदुस्तान की एयरफोर्स एडुकेट नहीं पाकिस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए। हमारे पास आज की डेट में जो रिसोर्सेज है, दैट इज गुड इनफ टू सॉर्ट आउट पाकिस्तान। ठीक है, डन सर। थैंक्स अ लॉट सर फॉर टॉकिंग टू अस। और हम चाहेंगे कि ये ऑपरेशन जल्दी हो ताकि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकियों को सबक सिखाया जाए। आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे अभी जल्दी ही। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद रोहित जी।